नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मानसी इंस्पायर्ड चैनल में स्वागत है। कई दोस्तों का सवाल ये रहता है, वे अपने जीवन में बहुत दुखी, बहुत परेशान रहते हैं। शायद आप ये नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, उनमें से 90% समस्याएं मन की ऊर्जा के दुरुपयोग की वजह से हैं। इसीलिए अगर हम इस मन की ऊर्जा को समझ लें, तो हम अपने जीवन को काफी आसान और एक कामयाब जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, इस तरह समझकर अपने जीवन को आसान किया जा सकता है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन बेहतरीन बनाने में मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सबसे पहले तो यह जानिए कि वास्तव में मन क्या चीज है और इसमें कौन कौन सी शक्तियां छुपी है। मन यानी कि हमारा माइंड, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर है, और मगज यानी कि हमारा ब्रेन, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो यह एक हार्डवेयर है, एक भौतिक चीज ही जैसा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है हम पहले यह समझें कि हमारा मन काम कैसे करता है और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाई भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा पर आधारित है या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से दो भाग हैं, चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर ही हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारी चेतना या सक्रिय एक्टिव अवस्था है। इसमें हम सोच विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता रहता है। यानी कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वह सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं, और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यान पूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा सा भी रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो तब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका साइकिल अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है और कोई कार्य करते हुए भी बड़ी आसानी से साइकिल चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब वह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, यह सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं।
सेंसेशन पर नियंत्रण, यानी हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट, यानी हम चेतन मन को आर्डर दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है। थॉट्स, यानी विचार करना, ये चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। लॉजिक, यानी तर्क करना, जैसे कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना कि यह क्या है, यह कैसे हो सकता है, यह सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। एनालिसिस, यानी किसी भी चीज का विश्लेषण, चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। इंटरप्रिटेशन, मतलब व्याख्या, किसी भी चीज की व्याख्या चेतन मन ही करता है। अपॉर्चुनिटी, यानी अपने जीवन में उचित अवसर का प्राप्त होना चेतन मन के द्वारा ही संभव होता है। जजिंग, यानी सही और गलत की परख करना, जैसे क्या सही है और क्या गलत है, ये सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। डिसीजन, यानी सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना, यह भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी चीज का चयन करना, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, ये सब चेतन मन ही तय करता है। मतलब किसी भी चीज के काम के प्रति इच्छाएं जागना चेतन मन के द्वारा ही होता है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अवचेतन मन के द्वार पर जो पहरेदारी करता है, वह चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता रहता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में ना जाने से रोकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदनाएं, ये दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। यानी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब ये काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्स, यानी अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है, जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेती है, सांप देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान हैं। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर, मतलब याद शक्ति। याद शक्ति के 3 स्टेप होते हैं: रजिस्टर, रीस्टोरेज और रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। अगला काम जो अवचेतन मन करता है वो अंतरात्मा की आवाज बनकर हमें सचेत करता है। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि यह काम गलत है। यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है, जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। त्रिकाल ज्ञान, यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा है। यह त्रिकालदर्शी है। ये भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन आर्य मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और इसी के आधार पर नास्त्रेदमस इतना प्रसिद्ध हुआ। EQ, यानी कि इमोशनल कोटिएंट, भावनात्मक गुणांक। उच्च IQ ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि EQ ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम EQ के कारण संस्था को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च IQ के थे, पर इनमें EQ उच्च नहीं था, इसलिए इन सब ने आत्महत्या की थी। इसलिए अगर EQ बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा।
विजडम यानी कि बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। इसीलिए जब भी आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हो तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट बताएगा। मेंटल क्लॉक यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। दोस्तों, मैं कभी कभी अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड दे देता हूँ कि मुझे इतने समय पर उठ जाना है, जिससे मन बिना देरी किए ही मुझे उठा देता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। मेंटल कैलेंडर यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से बहुत पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सब तरह से इलाज करवा कर देखा, फिर भी कोई इलाज नहीं था। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कराऊंगा। वह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन भी शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वो बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी देकर कहा कि ये अपने पिता के गले में लटका देना, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया है और कहा है कि रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना है। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर ये लकड़ी महान बाबा ने दिया है और मंत्र बताया है तो ये मुझे जरूर फायदा करेगा। इसलिए वो रोज उस लकड़ी को अपने गले में बांधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम से स्वस्थ हो गए। जबकि सच ये था कि न तो वह किसी बाबा से मिला था और न ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था, लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंग्स के साथ उस बात पर यकीन कर लिया और अपने अवचेतन मन को जगाकर अपनी बीमारी को भी खुद ठीक कर लिया। इससे तो ये बात साफ है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास ही है। ये कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वह रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। दोस्तों, ये सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। हम सभी एक चुंबक की तरह हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए शबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी हमेशा राम नाम करती गई और राम को वहां जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचिए। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचिए, पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचिए। ये हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट हो। जब हम अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका असर हमारे आसपास भी दिखाई पड़ता है। जैसे श्री रविशंकर जब बैंगलोर में अंतरराष्ट्रीय आश्रम में होते हैं तब उनकी ध्यान साधना के वक्त बादल घिराते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर ये देख सकते हैं, वहाँ के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है और वहाँ हमेशा ही हरियाली बनी रहती है। ये श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियाँ का एक छोटा सा नमूना है। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारे शरीर के हर भाग को अपने काबू में रखता है। जब भी आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो तो आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर के पाचन, श्रवण, हार्मोन पैदा करने आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से
कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को हमेशा अच्छे सुझाव देते रहे। जैसे मेरा स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था आज उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग है। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर है। यानी हमारा मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर रहता है। जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन भी दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वह होता जरूर है। इसलिए चेतन मन जागृत होते ही तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता रहता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वह अवचेतन मन के पास पहुंचता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। इस तरह कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। ब्रेन में 4 तरह की तरंगे होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगे 20 से 25 प्रति मिनट तक चल रही होती है, जो कि यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है, जो कि इस समय हमारी दिमागी तरंगे 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, तथा इसे हम आधी जागी और आधी सोई अवस्था भी कहते हैं। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है और इसमें हमारी दिमागी तरंगे 5 से 8 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, जो कि इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था भी कहते हैं। तथा इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं और इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक भी होते हैं। डेल्टा अवस्था तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगे पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। ये गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास ही मिलती है और इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचानी हो तो हमें ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो, जो कि वो है अल्फा अवस्था। इसलिए आप दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव देते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो बात या चीज आपकी आदत में सुधार हो गई है और अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी, क्योंकि आपने अवचेतन मन पर उस काम की छाप छोड़ दिया है और वह काम आपको बहुत जल्द पूरा होने वाला है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।